हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो सभी लोग आ जाओ, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाएंगे, एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है। बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास से और एक बार क्लास को लाइक करेंगे, साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि सभी को पता चल सके कि क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोग आ जाइए। और आज जो क्लास है वो आपकी पर्यावरण की क्लास है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें पर्यावरण की अगर हम बात करें, ईवीएस की अगर हम बात करते हैं सीटेट के लिए, तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपके 15 नंबर पूरे यहाँ पर लाने का प्रयास किया जाएगा। 15 की पेडागोगी आती है, तो उसकी हम बाद में आगे चल के तैयारी करेंगे। यहाँ पर उन 15 नंबर के जो आते हैं उनकी हम यहाँ तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया वायु, बी दिया गया तालाब, सी दिया गया जल और डी दिया गया मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक होता है तालाब में, और पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन जीवी कारक नहीं है। मतलब जीवी कारक का मतलब वो होता है जिसमें जीव पाया जाता है, और यहाँ पर कह रहा है नहीं है, तो मतलब पेड़ पौधे में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, लेकिन एक चट्टान ऐसी होती है जिसमें कोई जीव नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दूसरा का सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल। तो वायुमंडल में सभी लोग जानते हैं गैसें होती हैं बहुत सारी। प्रकाश मंडल में जैसे कि आपने देखा होगा सूर्य वगैरह हैं, ये उधर की बात हो रही है। जल मंडल में जल ही जल होता है, वहाँ पौधे नहीं होते। स्थल मंडल में आपको अधिकतर पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अन्य मत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया पैरासाइट, बी दिया गया डीकम्पोजर, सी दिया गया स्कैवेंजर और डी दिया गया ओमनीवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्नमत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो जिन्होंने सी बताया बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, हालांकि आपको आंसर दिख रहा होगा फिर भी चल कह रहा है सीएनजी संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए दिया गया है क्लीन नेचुरल गैस का, बी दिया गया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, सी दिया गया है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का और डी दिया गया है कार्बोनेटेड नेचुरल गैस का। तो भैया सबसे सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अब आगे से याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको बोलते हैं सीएनजी, है ना। सीएनजी का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है। ऑप्शन ए दिया गया WWF, बी दिया गया है WHO, सी दिया गया है पेटा और डी दिया गया है UN। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में जो पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है वो WWF है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है हमारा कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है वायु प्रदूषण हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण होगा या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक जो कीटनाशक दवाइयाँ आ रही हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे दिक्कत क्या बढ़ेगी? तो उससे दिक्कत ये आएगी कि उससे वायु प्रदूषण हो जाएगा, है ना। क्या होगा? वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो लाइक शेयर जरूर करते रहना सभी लोग। अगला प्रश्न है लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया हाइड्रोस्कोपिक लवण, बी दिया गया है एनहाइड्रस लवण, सी दिया गया है हाइड्रोफिलिक लवण और डी दिया गया है हाइड्रोफोबिक लवण।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो बेटा याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोक्सोफोबिक लवण। ऑप्शन नंबर ए जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अच्छा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कौन सा है? क्रोड संरक्षण है, स्वस्थानीय संरक्षण है, अपस्थानीय संरक्षण है या परिधीय संरक्षण है? तो बेटा बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा स्वस्थानीय संरक्षण यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने वी बताया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ऑप्शन ए दिया गया है जल प्रदूषण, वी दिया गया है मृदा प्रदूषण, सी दिया गया है वायु प्रदूषण, डी दिया गया है ध्वनि प्रदूषण। तो विश्व ऊष्मायन का जो कारण है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग कितने हैं? 3/4 है, 1/2 है या 1/4 है या 2/3 है? सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो बताओ तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। ऑप्शन ए दिया गया सिलिका का होता है, वी दिया गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है या डी दिया गया सोडियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है बताओ? सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? तो 13 का याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका निक्षेपण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हालांकि आंसर आपको दिख गया होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं किसने किसने देखा किसने नहीं देखा, कोई बात नहीं। प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया गया है धुआं एवं कोहरा, वी दिया गया वाहनों से निकलने वाली गैस, सी दिया गया जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, डी दिया गया इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। किसका प्रयोग रोकता है? कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या चमड़े के थैले? सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिक के थैले। आपने हर जगह देखे होंगे प्लास्टिक की रोकथाम के लिए बहुत सारे आपने देखा अभियान चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, है ना। तो क्या हो रहा है प्लास्टिक से कृषि को नुकसान पहुंचता है, इसलिए प्लास्टिक की रोकथाम के लिए प्लास्टिक के थैले रोकने के लिए ये जागरूकता फैलाई जा रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ऑप्शन ए दिया गया वाहनों से निकली हुई गैस है, वी दिया गया पेड़ पौधों से निकली गैस है, सी दिया गया है भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी दिया गया है रसोई गैस। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग बता दें। तो यहाँ पर विश्व ऊष्मायन के लिए कौन कारक है? तो यहाँ पर है जो वाहनों से निकली हुई गैसें होती हैं वो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे दिया गया है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया विटामिन, वी दिया गया बॉक्साइड, सी दिया गया है मेटालाइट, डी दिया गया है अयस्क।
क्वेश्चन नंबर 17 का बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? 17 का बताना है तो याद रखिएगा मेटालाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? मेटालाइट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड, बी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड और डी दिया गया है नाइट्रोजन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सभी लोग बताएंगे, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं और जो ऑक्सीजन है ना, उसका उत्सर्जन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है वोफोर्ड पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने में। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा। बताओ फटाफट से आंसर करो। तो जिन्होंने डी बताया है रिएक्टर पैमाना, वो बिल्कुल सही है। डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए दिया गया ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, बी दिया गया अत्यधिक वर्षा, सी दिया गया अम्ल वर्षा और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चल लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। ऑप्शन ए दिया गया 44%, बी दिया गया है 23%, सी दिया गया है आपका 40% और डी दिया गया है 21%। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21%। क्या हो जाएगा? 21%। यहाँ पर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 कह रहा है परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया सेल्सियस, बी दिया गया फ़ारेनहाइट, सी दिया गया है केल्विन, डी दिया गया इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सभी लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने यहाँ पर केल्विन बताया वो बिल्कुल सही। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो केल्विन है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ऑप्शन ए दिया गया सभी पौधों द्वारा, बी दिया गया सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सी दिया गया है सभी हरे पौधों के द्वारा, डी दिया गया है वायरसों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा हरे पौधों के द्वारा किया जाता है। अब सभी लोग जानते हैं जो संपादित होता है वो हरे पौधों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप इस क्लास में ज़रूर आइएगा, है ना। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फ़ोन में, डेसी में, डेसिबल में या डेसिमल में। बताओ भाई, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बता दें सभी लोग, तो डेसिबल में नापा जाता है। किस में नापते हैं भाई? डेसिबल में नापते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कहता है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए दिया गया कागज, बी दिया गया कपड़ा, सी दिया गया धातु, डी दिया गया प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखिएगा प्लास्टिक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ऑप्शन ए एस, बी दिया गया H2S, सी दिया गया है SF6, डी दिया गया SO2। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर किया है H2S वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपका कह रहा है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया वृक्षों द्वारा, बी दिया गया मछलियों द्वारा, सी दिया गया जंतुओं द्वारा, डी दिया गया सूर्य प्रकाश द्वारा।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का जो लोग ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, वृक्षों द्वारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया 5 नवंबर को, बी दिया गया 5 जनवरी को, सी दिया गया 5 जून को, डी दिया गया है 5 सितंबर को। तो ये प्रश्न जो होता है यूपी टेट में आपने देखा होगा हमेशा आउट रहता है प्रश्न, है ना। एक प्रश्न तो हमेशा आउट रहता है जो कि 5 जून वाला है ना। कभी कभी सी सेट में भी सी टेट में भी पूछ लिया जाता है। एक्चुअली यूपीएससी का भी पढ़ाती हूँ तो उसमें सी सेट आता है, तो इसलिए सी सेट निकल गया ना, आप लोग कुछ और समझने लगे। चलो चलिए अगला प्रश्न दिया गया, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है। ऑप्शन ए दिया गया आयन मंडल, बी दिया गया ओजोन स्तर, सी दिया गया क्षोभ मंडल, डी दिया गया चुंबक मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बताएंगे सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ओजोन स्तर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, ओजोन स्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करते हैं। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। फ्लोरा फना सुना होगा आपने, किसको सूचित करता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा। तो पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करता है। किसको करता है, पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करता है। देखिए यही क्लास अगर आप लेते हैं कहीं और जाके लेते हैं तो यही क्लास के जो 30 क्वेश्चन हैं, है ना, वो आप 30 मिनट में करते हैं, है ना। और आप समय देख रहे होंगे, यही क्लास के जो क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन आपने 15 मिनट में कर लिए। कितने मिनट में किए, 15 मिनट में। अब इसका मतलब है जब आप 30 मिनट क्लास देखेंगे तो आपको 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 60 या 55 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे इस क्लास में। तो डेली क्लास में आइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो कहाँ से है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले से संबंधित है। कहाँ से है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले से है, और जिसके प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा या जेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर सहारा नहीं है अब, ठीक है, जो एयर सहारा है वो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ऑप्शन ए दिया गया इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु। क्वेश्चन नंबर 4 का बताएं तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु। क्या होगा, महात्मा गांधी सेतु। अगला प्रश्न है, कह रहा है किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। ऑप्शन ए दिया गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, के। तो किस विटामिन की कमी से घाव के से रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो अगर विटामिन के की आपके अंदर कमी है ब्लड में, तो ब्लड आपका कहीं भी चोट आपको लगती है तो ब्लड आपका निकलता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, ऐसा है ना, रुकेगा नहीं, थक्का नहीं जमेगा। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, जिसके ब्लड में विटामिन के की कमी नहीं होती है तो क्या होता है कि उसका रक्त का थक्का जम जाता है, थोड़ी देर बाद ब्लड रुक जाता है ना। चल आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, चेचक है, मलेरिया है, प्लेग है या तपेदिक है। तो चूहों के द्वारा जो रोग फैलता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा, चूहों के द्वारा जो रोग फैलता है वो होता है प्लेग। क्या होता है, प्लेग होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 मान लीजिए अब, है ना, क्योंकि अभी हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कह रहा प्राथमिक सामाजिकरण है। क्या होता है प्राथमिक सामाजिकरण, ये सामाजिकरण जो टॉपिक है उससे आपके सीटेट से संबंधित क्वेश्चन है कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, क्या ये प्राथमिक सामाजिकरण है, या फिर किशोरावस्था में समाज से सीखना,
प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। प्राथमिक सामाजिकरण क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का, यानी कि यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है। तो देखो, प्राथमिक सामाजिकरण वो होता है जो हम शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों के साथ बच्चा सीखता है, जो बालक सीखता है वो होता है प्राथमिक सामाजिकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। किसकी फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है। चावल है, गन्ना है, गेहूं है, मक्का है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा। तो भैया गेहूं जो है ना, ये किसकी फसल है? ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया गया पशुमल, बी दिया गया खनिज तेल, सी दिया गया जैव कचरा, डी दिया गया मानव मल। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो खनिज तेल यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। हंस है, मोर है, कोयल है, मैना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मोर। क्या हो जाएगा? मोर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कैसा होता है? एक दिशी होता है, बहुदिशी होता है, चक्रीय होता है या उभयदिशी होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, जैसे मान लो हरे पौधे होते हैं पहले, है ना। हरे पौधों को कौन खाता है? बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है? भेड़िया खाता है। तो एक खाद्य श्रृंखला ये बढ़ती चली जाती है ना। और आपने सुना होगा लिंडमैन का नियम, 10% वाला नियम जो है। हरे पौधे जो बकरी खाएगी तो 100% ऊर्जा मिलेगी। बकरी को भेड़िया खाएगा तो 10% उसमें से भेड़िया के पास ऊर्जा चली जाती है। तो एक लाइन से एक चैन बनती चली जाती है, उसी को कहते हैं एक दिशी। कैसा होता है प्रवाह? 10% पहुँच रही है तो एक दिशी प्रवाह हो जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक दोत क्या है। मतलब दोत नहीं, यहाँ पे क्या होता, स्रोत क्या है ना। क्या है? स्रोत क्या है? वनस्पति है, सूर्य का प्रकाश है, परमाणु ऊर्जा है, भोजन है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है ना, वो क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का, क्योंकि सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है ना। सबसे पहले किससे मिलती है? सूर्य से ही मिलती है। तो प्राथमिक स्रोत कौन हुआ? सूर्य हुआ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी? ऑप्शन ए दिया गया गया, पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 13 का बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मुजफ्फरपुर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चावल, गेहूं, बाजरा या मक्का। क्या होता है बिहार के मुख्य भोजन? तो सभी लोग याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर होगा चावल। आपने देखा होगा चूरा वो लोग ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए दिया गया है लूनी, बी दिया गया साबरमती, सी दिया गया ताप्ती और डी दिया गया नर्मदा। अब भारत की बात हो रही है तो देखो यहाँ पर ये है आपका भारत। ठीक है, ये आपका भारत हो गया। अब ये भारत है, ठीक है। कहाँ से पूछा है? तो पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब इधर से इधर की तरफ जो नदी बह रही है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा यहाँ पर बिल्कुल सही हो। ओहो हो, एक गलती हो गई है। अब आप कहोगे मैम आपने तो गलत बता दिया। हाँ, मुझसे गलती हुई है। और वो क्या है, जैसे मैंने ये भारत बनाया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, दिशा थोड़ी सी गलत बता दी है ना। कहोगे मैम तो ऐसे घुमा दी। बता देते भैया, इधर से इधर नहीं है, पूर्व से पश्चिम पूछी है ना। तो पूर्व इधर होगा, ठीक है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है।
तो यहाँ से इधर की तरफ बहती हुई नदी है, ठीक है, इधर की तरफ यहाँ से ऐसी बहेगी, तो वो यहाँ पर नर्मदा हो जाएगी भाई। पूर्व से पश्चिम पूछी थी। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसको जाता है? पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग या स्किनर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पियाजे, ठीक है। अब यहाँ पर दनिया नहीं है, वही मैं कंफ्यूज थी, ये दनिया कौन सा शब्द होता है? दनिया नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा दुनिया। क्या होगा भाई? दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो पियाजे के द्वारा ही करते हैं। ये कथन किसका है? पियाजे का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? तो सभी लोग बताएं। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। क्या होगा? निदानात्मक मूल्यांकन यहाँ पर बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। कह रहा है एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना? देखो भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग शेयर भी कर दिया करो क्लास को, ताकि सभी को पता चले कि क्लास आपकी चलती है। और अब ये क्लास रोज़ चलेगी आपकी, थोड़ा सा बिजी थे अभी तक। अब क्लास रोज़ चलेगी जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो जाता आपका, तब तक, ठीक है। ये वाली क्लास और साथ में एक क्लास और चलेगी जो कि आपकी होगी सीडीपी की, है ना। सीडीपी की क्लास भी अब आपकी रोज़ होगी और ईवीएस की क्लास भी रोज़ होगी। तो सभी लोग क्लास में आया करना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की बात चल रही थी, तो इसका सही आंसर सभी लोग बताएंगे। जिन्होंने आंसर दिया है डी, वो बिल्कुल सही है। और तीर्ण करना जो है एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कह रहा है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया वस्तुनिष्ठ, वी दिया गया लघु उत्तरीय, सी दिया गया दीर्घ उत्तरीय, डी दिया गया है आपका निबंधात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग याद रखिए। तो सही आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न कह रहा है पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए दिया गया पाठ्य पुस्तक, वी दिया गया पौधों का अवलोकन, सी दिया गया सैंपल, डी दिया गया पौधों का चित्र। बताइए। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, क्या है? पौधों का चित्र है। क्या है? चित्र है पौधों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। कैसा है भैया? क्या ये सही है या सही हो सकता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को पारदर्शित करता है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले जहाँ लड़के और लड़की में असमानता दिखाई गई हो, वहाँ क्या हो जाएगा? आपका लैंगिक पूर्वाग्रह लगा के चला जाएगा, एकदम प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जब भी रूढ़वादी, कभी कभी रूढ़िवादी आपको मिल जाता है ना, वहाँ पर आपको हो सकता है वो देखने को ना मिले लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी मिल जाए, रूढ़िवादी धारणा, तो वो लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कक्षा 5 तक का पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? ऑप्शन ए दिया गया एकीकृत, बी दिया गया विषय, सी दिया गया समन्वित, तो टी दिया गया वैकल्पिक। बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? तो 22 का सभी लोग याद रखिएगा, 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समन्वित। क्या होगा? समन्वित बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए दिया गया क्या पिकनिक मनाना होता है, मनोरंजन करना होता है, या प्रत्यक्ष अनुभव होता है, या सरकारी योजना का निर्वाह करना? तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है?
तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष अनुभव करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। ऑप्शन ए दिया गया योजना विधि, बी दिया गया कहानी विधि, सी दिया गया व्याख्यान विधि और डी दिया गया वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा कहानी विधि। क्या हो जाएगा, कहानी विधि यहाँ पर बिल्कुल सही हो। भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण संकेत होता है। ऑप्शन ए दिया गया कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी दिया गया बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, सी दिया गया कक्षा में एकदम खामोशी, डी दिया गया गृह कार्य पूर्ण रूप से करना। बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं सभी को अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे राम राम। ठीक है भाई, और सभी लोग लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है भाई, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।